बढ़ गया, अभी पता चला नील रेट बढ़ गया है। नील का बताया जा रहा है कि इसका भी फसल की उपज बढ़ाने में योगदान होता है। और ये 16 और 17 तत्व जो मैं बता रहा हूँ, ये चाहे बागवानी कर रहे हो, चाहे सब्जियाँ उगा रहे हो, चाहे थोड़ा ज़्यादा, इसमें 3 तत्व ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फास्फोरस और पोटास की कमी तो कभी कभी पूरी भी हो जाती है, ज़मीन में होता है। नाइट्रोजन हमेशा हर जमीन में पूरे इंडिया में कम रहता है। इसके लिए यूरिया आया, आप सब लोग जानते हैं यूरिया यूज़ करते हैं। यूरिया के बाद फिर DAP आया, उसके बाद DAP आया। DAP में 2 चीज़ें मिली, नाइट्रोजन भी मिला, फास्फोरस भी मिला। म्यूरेट ऑफ पोटास आया, पोटास मिलना शुरू हो गया। बाद में पता चला जिंक की डिफिशियंसी भी होने लगी, बहुत सी धान वगैरह में खैरा बीमारी और भी कई बीमारियां लगने लगी, तो अब जिंक का भी उपयोग होने लगा है। तो जिंक सल्फेट के नाम से आता है केमिकल, उसको भी कई अलग अलग नाम से लोग बेचते हैं। तो इस तरीके से वो सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है, जिंक आता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हाँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट। और ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये मुख्य तत्व में आता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं। और भी हैं, मैं पूरी लिस्ट नहीं बताने जा रहा आपको। अब ये होता रहा कि हम लोग खेती करते थे 60 के पहले, जब पंतनगर यूनिवर्सिटी खुली आपकी, उससे पहले जो खेती करते थे उसमें बहुत ज़्यादा इन खादों पर डिपेंडेंट नहीं थे, यूरिया वगैरह थी नहीं, ना सबको मिल पाती थी। और खेती भी करते थे अपने मर्जी कर लो, वही बहुत है, मोहल्ले को दे दो, थोड़ा घर में बांट दो, इधर उधर कर लो, बेचने के लिए कोई नहीं करता था। बहुत कभी लोग ऐसे थे जो कॉमर्शियल खेती करते थे। जैसे जैसे ये हाई लीग वैरायटी आई, ज़्यादा उपज देने वाली, वैसे वैसे बाज़ार का चलन बढ़ा कि हमारे पास ज़्यादा हो गया तो हम लोगों को बेचें। और पहले ऐसा भी होता था कि किसी साल अगर कुछ नहीं पैदा हुआ तो बहुत कम अनाज होता है, एक दूसरे से मांग के काम चलाते थे, पड़ोस से, और कुछ भूखे पेट भी सोना पड़ता था। 60 के आसपास की बात है। लेकिन जब से ये हाई लीग वैरायटी आई, सब कुछ आया, उन्होंने जो पुरानी वैरायटी थी, पुराने बीज थे, वो सब धीरे धीरे ख़त्म, फसलें ख़त्म कर दी और इनका रुतबा जमने लगा, पैसा भी जेब में आने लगा। लेकिन इनकी वजह से कई परेशानियाँ शुरू हो गई। परेशानी ये शुरू हो गई कि उनके लिए खाद की जरूरत, क्योंकि बिना खाद में अच्छी पैदावार नहीं देती। तो यही यूरिया, DAP, इसका उपयोग बढ़ा। बहुत कम लोग पोटास यूज़ करते थे। तो पौधा तो ज़मीन से 17 लेगा, चाहे आप 3 डालो चाहे 4 डालो। तो एक समय ऐसा आया, अब जो समय आ रहा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस हम बोली से कर देते हैं, लेकिन बाकी जो 17 खत्म हो गए ज़मीन में से, वो कहाँ से आए? अब उनके ना होने से क्या हो रहा है, 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो पौधे को जो खुराक चाहिए वो पूरी नहीं मिल पा रही, कुछ न कुछ, कभी दाल में नमक कम है, कभी दाल में घी कम है, कभी कुछ इस तरीके से, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो एक आध चीज़ कम हो जाए तो मज़ा नहीं आता, वैसे ही पौधे को कभी कोई तत्व कम है, कभी कोई तत्व है, तो पूरी बढ़वार नहीं होती, पूरा पौधा ग्रोथ नहीं हो पाता है, पूरी पैदावार नहीं दे पाता। दूसरा ये, उस पौधे से जो भी उत्पाद तैयार होता है, जैसे भी वो कर लेता है, वो हम लोग खाते हैं। अब जो चीज़ ज़मीन में कम है वो उस पौधे में भी कम, उसका हमने खाया, हमें भी वो चीज़ कम गई, तो हमें हज़ारों बीमारियाँ। ये हमारी जो इम्यूनिटी थी वो उसी से थी, जो प्रकृति के साथ हम जुड़े थे, और प्रकृति से तो टूट गया नहीं, तो वो तत्व हमारे शरीर में नहीं है जो कि हमें बीमारी से रक्षा करते हैं। तो दोबारा हम बीमारियों के शिकार होने लगे, इम्यूनिटी हमारी कम हो गई। अब क्या करें? अब इसके लिए फिर दोबारा हम लौट के, कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करता है, कोई प्राकृतिक खेती की बात करता है, कोई और जैविक स्रोतों की बात करता है, कई तरीके की बातें हो रही थी। आप लोग पौड़ी से, गढ़वाल से हैं, तो 12 नज़र सिस्टम जानते हो? 12 नज़र कितने लोग जानते हैं? 12 नज़र, हाँ, 12 नज़र सिस्टम क्या था? 12 प्रकार के अनाज ऐसे मिक्स करके और की खेती है। उसके पीछे उसमें बहुत बड़ी साइंस थी। साइंस ये थी, उसमें झंगोड़ा भी होता था, अगर पानी नहीं बरसा तो झंगोड़ा दे गया कुछ न कुछ उसमें, तो वो सब कुछ दे गया। और ये जितने भी दाल वाली उसमें मिलाते थे, गहत भी मिलाते थे, ये सब मिलाते थे, तो सब मिलाते थे, वो हमें नाइट्रोजन मिल गया बाकी चीज़ों के लिए। बरसात हो गई तो भी अच्छा, नहीं हो गई तो भी अच्छा।
कुछ नहीं हुआ तो चारा हो गया, ठीक है। और मेड़ पे क्या लगाते थे, बांध, ये ग्रेविया होती है, इसमें उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविया भी लगाते थे, इसको इंग्लिश में तो ग्रेविया कहते हैं, और बाकी हमें नहीं मालूम आपको। उसकी रस्सी भी बनाते हैं, उसकी छाल से साबुन भी निकालते हैं, ऐसे ऐसे पेड़ आपके पास है, आपको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं थी, तो ये सब साबुन का काम भी करता था, साबुन का भी करता था, रस्सी का भी करता था, चारे का भी करता था, लकड़ी का भी करता था। ऐसे ही बांस का पेड़ कितना अच्छा मतलब एक दूसरे की पूरक थी, और कहीं हमें बाहर की किसी चीज़ की ज़रूरत है। धीरे धीरे सब खत्म, बढ़िया गेहूँ आ गया पदनगर से, लगा दो 1 एकड़ गेहूँ भी, अपना पहाड़ पूरा लगा डाला, 4 नाली 5 नाली और बाकी सब चीज़ें खत्म। अब किसी 12,300 नई जनरेशन जिनको पता नहीं होगा, नहीं पता होगा ना, तब तो इन सब चीज़ों का क्योंकि नए लोगों को नहीं पता है, उस सिस्टम अभी भी ज़रूरी है, आप करिए बाजार के लिए, लेकिन उस सिस्टम की ज़रूरत है। अब रही बात पोषक तत्वों की, पहले तो ज़रूरत नहीं थी, अब जब आप हाई ब्रीड चीज़ें लोगे तो उन्हें खिलाना पड़ेगा उनको, और जो ज़मीन से निकाल लिया वही देना है। तो हमारा कहना ये है कि आप जितना भी फसल के अवशेष निकल रहे जो देख रहे बेकार चीज़ें, जो ना चारा के काम है आ रहा है, ना हमारे काम आ रहा है, उसे आप फेंक देते हो, उसको इकट्ठा करो, जानवरों को खिला सको जानवरों को खिलाओ, नहीं तो उसकी खाद बनाने में क्या है, जो 17 पोषक तत्व उसने ले रखे हैं उसकी बॉडी में है पौधे की, वो सारे सारे गल के फिर वहीं पहुँचते। मेरा मतलब ये है, वही काम हम यहाँ भूसा के लिए कर रहे हैं, वही काम हम यहाँ के लिए कर रहे हैं, यहाँ से जो भी पैदा हो सब यहीं का यहीं आ जाए, रिसाइकिल इसे कहते हैं, रिसाइकिलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे ये जो 12 ना जो मिक्स करके बोलते हैं, वो क्या आपस में पोषक तत्व की सब में पोषक तत्व होते हैं, जब आपस में वो पोषक तत्व और उसी अनुपात में लेता है, जितनी ज़रूरत है उतना ही लेता है ज़मीन से, और उतना ही इसकी बॉडी में होता है, उतना ही मिला दो तो उतना उसको, छोटी जड़ें बड़ी लंबी जड़ें छोटी जड़ें उसको लेनी चाहिए, वो फिर हमारा जो छोटी जड़ बड़ी जड़ 12 गजा में शामिल है ना, जो हम मिलवा खेती करते थे, मिक्स खेती करते थे, 2-3 चीज़ों को मिला देना, हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं, तो एक गहरी जड़ वाली के साथ में उतनी जड़ वाली फसल लगाते थे, ज़्यादा पानी पीने वाले के साथ कम पानी पीने वाली लगाते थे, ज़्यादा खाद वाली के साथ कम खाद वाली लगाते थे, तो इस तरह ज़्यादा छाया वाली के साथ कम छाया वाली लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम सब जानते रहे हैं, लेकिन अब भूल गए हैं, फिर हमें याद करना है अगर जिंदा रहना है, ठीक है, फिर हमें याद करना है और सबको इस बात को बताना है। अब खाद बनाने के लिए बहुत सारा आप देखिए की पत्तियाँ सारा सब कुछ इकट्ठा होता है, इतना इसको कहते हैं हम लोग, और जैव पदार्थ या जो भी पेड़ पौधों से या जानवरों से लेता है सब जैव पदार्थ, उसको इकट्ठा करके उसकी सबकी खाद बनाई जा सकती है, उस सब में पोषक तत्व जितनी ज़रूरत है वो होती है। अब खाद कैसे बनाओ इसके कई तरीके होते हैं, आप लोगों ने वर्मी कंपोस्टिंग भी सुना होगा, शायद बहुत लोगों ने ट्रेनिंग भी ले रखी है, इसमें से हमें लग रहा है कुछ लोग काफ़ी पढ़े लिखे से लग रहे हैं, ट्रेंड लोग लग रहे हैं, तो वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्टिंग के लिए सिर्फ पेड़ पौधों पर ही जरूर नहीं, हमें गोबर पर भी निर्भर रहना पड़ता है, उसके लिए जानवर भी चाहिए, और किसी भी सिस्टम में जानवर हमारे साथ, आदमी जानवर और खेती तीनों एक दूसरे के पूरक है। तो अगर जानवर हैं आपके पास तो आप गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हो, वर्मी कंपोस्ट से और ज़्यादा रिच हो जाएगा, वो सादा खाद बना सकते हो, सीधे सीधे सड़ा के गोबर की खाद भी बना सकते हो, और कंपोस्ट भी बना सकते हो। कंपोस्ट होता है गोबर और सब मिला दो सब। पुराने ज़माने में कंपोस्ट का मतलब होता है कंपोस्ट गड्ढे में बनने वाली कोई चीज़, गड्ढे में सड़ाया जाता है। अभी क्या स्थिति है, आप किसी भी गांव में घुसिए, चाहे पहाड़ का गांव है चाहे प्लेन का गांव है, आपका स्वागत कूड़े का ढेर करेगा। कहीं भी चले जाइए, आप कितने भी एडवांस गांव में चले जाइए, अंदर भले ही कुछ भी, बाहर आपके सड़क के किनारे ढेर है, और ये पहाड़ के लिए, पहाड़ के नीचे, और ये कश्मीर में भी है और कन्याकुमारी में भी है, हर जगह यही सिस्टम है। क्योंकि कूड़े को हम लोग चाहते हैं किनारे कर लें, लेकिन इतनी दूर भी नहीं ले जा सकते और उसको मैनेज भी नहीं करता हुआ, जबकि उस कूड़े की वैल्यू होती है और उसकी वैल्यू नहीं होती। आजकल ये भी हो गया कि प्लास्टिक बहुत सारा चलन में, चाहे पहाड़ हो चाहे नीचे हो, तो हम आप लोगों से सबसे निवेदन करते हैं कि आप
सबसे पहले जो भी कूड़ा निकले साफ़ सुथरा कूड़ा ही मिलेगा, कूड़ा भी साफ़ सुथरा करना पड़ेगा। तो पॉलीथीन है जितनी भी, जितने पैकिंग मटेरियल है, टायर है, ये सब चीज़ें अलग करिए और ये सड़ने वाली चीज़ें एक जगह करिए। गड्ढे की कोई ज़रूरत नहीं। पहले जो गड्ढा सिस्टम था कि इतने बाई इतने का गड्ढा बनाओ और इसमें एक परत गोबर की लगाओ, एक परत घास की लगाओ, फिर ये लगाओ, वो सब कोई चक्कर नहीं है। अब सीधे सीधे गड्ढा ना बनाओ, ढेर लगाओ और उस ढेर को जब लग जाए, पूरा हो जाए, उसको 7 दिन के अंतराल में, 7 से 10 दिन के अंतराल में 3 बार पलट दो, इधर से उधर, उधर से इधर। अगर छोटा ढेर है तो आप खुद ही कर सकते हो, बड़ा ढेर है तो मशीनें भी ऊपर में आ गई। तो अगर पलट दो 4 बार, आपकी खाद बढ़ के नहीं बढ़ती। अच्छा। जो मशरूम निकलने के बाद फिर उसे फालतू फेंक दे तो गेहूँ के भूसे की खाद है। गेहूँ के भूसे की भूसे खाद इसमें इतनी बारीक आपको पता भी नहीं लग पाएगा। इसी तरीके से वो सोयाबीन का है, ये पालक का है, पालक कैसे डालोगे इसमें कैंचू भी है? कैसे नहीं है। ठीक। धान की पराली की बात होती है, ये धान का है, धान का पराल प्योर 100%। काम करेंगे हम यही रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सी फसल पे इसका कंपोजिशन ज़्यादा सेट बैठेगा, कौन सी फसल में। तो धान में भी इसमें सिलिकॉन काफ़ी है, सिलिकॉन सबसे ज़्यादा है, इस वाले में सिलिकॉन ज़्यादा है। सिलिकॉन ज़्यादा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम गोबर की खाद से ज़्यादा है। ये गोबर की खाद से अच्छा है। तीन मुख्य तत्व हैं, उनसे ज़्यादा है। और सिलिकॉन एडिशनल है हमारे पास। डंठल वाला नहीं, हमने ये ये सरसों ग्रेवी है, इससे कुछ और प्रोसेसिंग होगा तो अब ये हो गया फाइनल। ये फाइनल है। अब इसमें क्या प्रोसेस हो गया, जैसे कि धान का भी यही है। धान का पहुँच गया होगा थोड़ा बहुत, धान का काफ़ी सारा ही दिख रहा है। लगा रखा। ये देखिए, ये वाली ये है इसकी सोयाबीन वाली है, कौन सी है? मूंग की है। ये मूंग की है पूरी लाइन, मूंग की जो डंठल होती है ना, उससे पूरा का पूरा ये हमने पूरा इकट्ठा किया हुआ है। ऐसे ही उधर देखो, वो लास्ट वाला धान का था, किसका था बाद में हम भी नहीं पहचान पाते क्या रहेगा। खोला जाए ना तो इसमें गर्मी निकलेगी काफ़ी, लगभग इसका टेम्परेचर जाता है 70 डिग्री तक जाता है, 70 से 70 टू 75 डिग्री तक जाता है। हाथ डालो, हाथ से लग रहा है जलने लगा है। 70 डिग्री बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी जब हम मशीन से पलटाई करते हैं, धुआं निकलता है इसमें कुछ और सा, तो स्टीम निकलती है। निकलेगा तो फिर इसकी पलटाई करते हैं, पलटाई करने के लिए हमारे पास मशीन है। 7 बॉडी के लिए होता है। तो आदमी 10 में भी ये ट्रैक्टर चलता है साइड में। अच्छा, और इधर ले देखो लो। इसमें किस चीज़ का है? गेहूँ पलटाई किसके करते हैं? पलटाई 2 करके छोड़ दिए बारिश में, अब बारिश हो गई है, नहीं तो हम इसकी और करते, तो 2 करके छोड़ दी। इसकी गेहूँ और धान में 5 पलटाई की ज़रूरत होती है। सबसे मुश्किल है गेहूँ और धान को। और ये जो ये दिख रहा है, मूंग दिख रही है ना, ये हम 2 बार और चलाएंगे एक साथ। और ये तो वो जब 3-4 बार करते हैं तो ये बन के तैयार हो जाता है। छानने वाला है तो छानना है। उधर फील्ड में जो आता है वो हमारे यहाँ खेत का रेंजियो, तो उसमें ये पॉलीथीन वगैरह नहीं होता है, वो सीधा सीधा वहीं पे करके वैसे ही बिना छाने हुए खेत में पहुँचाते हैं। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये सबसे क्वालिटी खेत में ही इसका बेडिंग जो बनती है खेत में, वो सबसे क्वालिटी सिस्टम ये है। फिर नाली, फिर बेड, वहाँ से बहुत ढलान वाली हुई ना जमीन। और ऊपर से जो गोबर की वो लगाते हैं वो गोलाई में लगाते हैं, पानी बरसा तो ऊपर से ही बहते हैं, नाली में बराबर निकल जाता है।
अगर कम पानी है तो उस नाले में पानी छोड़ दीजिए, ठीक है। तो नमी सही क्वालिटी ये बेचते हैं 5 रुपये की।